थॉमसन ने बताया कि यह पॉजिटिव पुडिंग है तथा रदरफोर्ड ने बताया कि ये केंद्र यानी न्यूक्लियस है तथा बोर्स ने बताया कि यह एनर्जी स्तर है। इसी को जानने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि जो परमाणु है वो किस तरीके से बना है और इसकी संरचना क्या होती है। तो बच्चों इसके पहले हमारा जो है इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने ये देखा है कि परमाणु जो है क्या है, किन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसको जानने के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं। जो परमाणु की संरचना होती है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं कि जो परमाणु संरचना है वो किस तरीके से प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो आपने देखेंगे कि जो परमाणु है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। डाल्टन के अनुसार जो होता है ये बोला गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये देखा गया प्रयोगों द्वारा, जब सिद्ध किया गया कि परमाणु जो है अविभाजित नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो यह क्या हुआ, उनकी धारणा असत्य हो गई। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि यहाँ पर जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस में हम देखते हैं कि जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य है और अविनाशी है, परंतु परमाणु के भीतर दो मूल कणों के कारण है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण यह सिद्धांत और यह धारणा जो है गलत साबित कर दिया। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसको किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसी को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से मत प्रस्तुत किए, जिसमें से आप देखेंगे थॉमसन मॉडल या टॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर या बोर मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से कैसे मॉडल प्रस्तुत किया ये देखते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है जे थॉमसन। इनके अनुसार जो है कोई भी परमाणु जो होता है एक इस तरीके से व्यवस्थित होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने दिया। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जैसा आपने देखा होगा वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब आपने देखा होगा तरबूज, तरबूज में यदि आप देखेंगे कि उसमें दो पार्ट होता है, एक एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग होता है, और एक उसमें ब्लैक ब्लैक से आपको सीड दिखाई देते हैं, बीज दिखाई देते हैं। वो बीज इस तरीके से होते हैं जैसे उसमें धंसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो बीज ये शो करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि उसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। ठीक है, तो ये हमने नहीं बोला, ये किसने बोला, जे थॉमसन ने बोला। साथ में इसको एक और बोला था, क्रिसमस केक जो है उसके तरीके से में बताया गया। तो देखते हैं जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह होता है। किसकी तरह होता है, क्रिसमस केक। ठीक है, जो क्रिसमस केक होता है तो आप देखें कि उसमें क्या होता है, केक के चारों तरफ जो है स्टार्स बने होते हैं, अलग तरीके से के डेकोरेशंस होती हैं, उसके बारे में बोला। ठीक है, इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। इन्होंने किसके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन, टॉमसन भी बोलते हैं, टॉमसन या थॉमसन। ठीक है, यदि आप देखेंगे जे थॉमसन, ठीक है, ये जो टॉमसन या थॉमसन दोनों ध्यान रखना, किसी किसी में टॉमसन लिखा है, कहीं कहीं थॉमसन लिखा है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। इनके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोला है, मतलब इन्होंने ये कहते हैं कि जो परमाणु है वो एक पॉजिटिव गोला होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह होता है। इनके अनुसार जो है, जो कोई भी परमाणु जो है एक गोला की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह होते हैं। ठीक है, अगला तरबूज मॉडल के अनुसार, इन्होंने तरबूज मॉडल भी दिया के अनुसार धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है। ध्यान रखना, इनके अनुसार क्या होता है, धन आवेश जो होता है तरबूज में जो खाने वाला लाल भाग होता है उसकी तरह क्या होता है, बिखरा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले के तरबूज के बीज की भांति
धसे होते हैं। अभी मैंने बताया था कि इनका मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज के दाने की तरह क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में धसे होते हैं, लेकिन उसमें जो खाने वाला भाग होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दाने के समान धसे होते हैं। इस मॉडल को थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ध्यान रखना, आपको ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चंस है कि प्लम पुडिंग मॉडल किस मॉडल को कहा जाता है, तो थॉम्सन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, पॉजिटिव गोला है, धन आवेशित गोला है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और स्फीयर के चारों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, और साथ में ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये आपके सामने रखा हुआ है क्रिसमस, जो है क्या, क्रिसमस केक। क्या रखा हुआ है, क्रिसमस केक। तो इसमें क्रिसमस केक में आप देखोगे इस तरीके से जो है छोटे छोटे से चॉकलेट लगी होती हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। साथ में इसमें जो मावा लगा होता है केक, तो उसे क्या बोला गया है, प्लम, यानी इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन। साथ में इसमें जो है धन आवेशित जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसमें चारों तरफ फैला होता है। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन में यदि देखोगे तो यहाँ पर दो भाग आपको दिख रहा, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो धसे हुए काले दाने, और खाने वाला जो भाग होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं धन आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, धन आवेश बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इस मॉडल की अवधारणाएं क्या थी, मतलब ये किस बेसिस पे, किस आधार पर ये मॉडल प्रस्तुत किया था, इसका मेन पर्पस क्या था, मेन धारणा क्या थी, उसके बारे में देखे थे। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इस पे धसे होते हैं। इसमें इस धारणा का पहला जो होता है, पहला जो लाइन है वो क्या है, इनके अनुसार जो है परमाणु धन आवेशित गोलों का बना होता है, गोले का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। मतलब यदि आप देखेंगे कि इसमें जो ये है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर धन आवेश, दोनों जो है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कम न ज्यादा, ठीक है। यह माना गया है कि परमाणु का द्रव्यमान समान पूरे रूप से परमाणु में वितरित होता है। मतलब ध्यान रखना, यहां पर चारों तरफ जो पाया गया परमाणु है इसमें पूरा द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, यानी जो परमाणु मॉडल है इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये इसकी सीमाएं क्या थी, क्योंकि जो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं वो कुछ लिमिटेशन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है, परमाणु में थॉम्सन मॉडल के परमाणु की वैद्युत उदासीनता प्रकृति को समझाता है, परंतु यह वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों जैसे रदरफोर्ड प्रयोगों के परिणामों को नहीं समझाता। मतलब ये क्या है, केवल एक ही के बारे में बताता है, दूसरे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उन अवधारणाओं के बारे में बिल्कुल ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि परमाणु में थॉम्सन मॉडल ने परमाणु की वैद्युत उदासीन, ठीक है, प्रकृति को समझाया, यानी जो परमाणु, यानी थॉम्सन ने जो कोई भी परमाणु है उसकी उदासीन प्रकृति को समझाया। मतलब ये बोला कि कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अतः यह वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों जैसे रदरफोर्ड के प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं, ठीक है। मतलब यह रदरफोर्ड के प्रयोगों को नहीं बताता। अगला क्या है, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता।
मतलब परमाणु जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मतलब वह स्थिर है कि अस्थिर है, उसके बारे में ये कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, अर्थात धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश एक साथ नजदीक कैसे रहते हैं को नहीं समझा। मतलब जो धन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं एक साथ किस तरीके से रहते हैं, कैसे ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में ये कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है। कौन नहीं करता? थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? थॉमसन मॉडल ने प्रस्तुत किया। थॉमसन ने बताया कि इस तरीके जो है परमाणु की संरचना होती है और इसका मॉडल क्या है। अब इसके बाद जब इनका प्रयोग जो है असफल हो गया, लेकिन ध्यान रखना कोई भी प्रयोग, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें कुछ न कुछ नई सीख देके जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें ये प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस प्रयोगों द्वारा हमें करेक्ट और सही परिणाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमें कोई भी प्रयोग, चाहे वो विफल प्रयोग हो, हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जिससे हमें पता होना चाहिए कि इस प्रयोग के द्वारा हमें ये परिणाम नहीं मिलता है, तो हमें उस प्रयोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। जब इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इन्होंने अलग अलग तरह के, उन्होंने ऑब्जर्वेशन जब किया तो उनको अलग अलग तरह के इनको उन प्रभावों को देखने को मिला। अब वो प्रभाव कैसे, किस प्रकार से, वो चले देखते हैं। तो देखेंगे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की सबसे पहले, यानी रदरफोर्ड ने किसी भी परमाणु में नाभिक है उन्होंने खोज किया। कब किया? सन 1911 में, सन 1911 में की। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है? रदरफोर्ड जी है। रदरफोर्ड ने गीगर और मॉडर्न की सहायता से, मार्सडेन की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या व्यवस्था को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पन्नी, ध्यान रखना किससे? गीगर और मार्सडेन की सहायता से, किसकी? गीगर और मार्सडेन की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भी, यानी कोई मान लीजिए परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या करने के लिए, जांच करने के लिए प्रयोग किया। इन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, चादर पर तीव्र गति, ध्यान रखना अभी मैंने बताया था पतली चादर या पत्नी, तीव्र गति कणों यानी द्वि आवेशित हीलियम कण, ध्यान रखना, जिसका द्रव्यमान 4u होता है, ठीक है, यूरेनियम बोलते हैं, के बराबर बमबारी की, बमबारी का मतलब होता है बार बार। ठीक है, प्रयोग किया। इन्होंने सोने की पतली पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी लगभग 1000 परमाणु के बराबर मोटी होती है। मतलब जो सोने की पतली पन्नी होती है लगभग 1000, ठीक है, परमाणु के बराबर मोटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने जब प्रयोग किया तो इन्होंने, आप देखेंगे किन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग को करने के लिए, ध्यान रखना यहां पर मान लीजिए ये क्या किया? सोने की पतली पन्नी ली। अब इस सोने की पतली पन्नी में, ये क्या है? सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, ठीक है, इन्होंने जो सोने की पन्नी ली तो ये लगभग किससे? 1000 परमाणु के बराबर क्या थी? मोटी थी। ठीक है, मतलब 1000 परमाणु के बराबर लगभग ये क्या थी? मोटी थी। कौन मोटी थी? पतली पन्नी थी। और इस पर क्या किया उन्होंने? अल्फा किरणों की बौछार की। इस पर क्या किया? अल्फा किरणों की बौछार कर दी। अब जब इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार इस पन्नी पर किया तो इनको कुछ तथ्य निकल कर आए। उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ किरणें जो है सीधे, जो अल्फा किरणें हैं सीधे चली गई, कुछ अल्फा किरणें जो है सीधे चली गई, यानी ये क्या हो गई? सीधे अपनी रास्ता में चली गई। ठीक है, किसमें चली गई? सीधे अपनी रास्ता में चली गई।
सीधे, ठीक है, चली गई। लेकिन कुछ जो अल्फा कण है अपने पथ से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। विक्षेपित का मतलब होता है अपने रास्ता से क्या हो गई, परिवर्तित कर ली, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तित हो गए, ठीक है। लेकिन इन सभी में से हमें एक यूनिक चीज ये देखने को मिलती है कि लगभग 10,000 में से एक, लगभग 10,000 में से एक जो किरणें है पत्नी, यानी जो है क्या अल्फा कण है, वो अपने मार्ग पर क्या होता है, वापस आ जाता है। यानी ये अल्फा कण जो है 10,000 में एक जो है अल्फा कण जो है, अल्फा कण जो है ये क्या होता है, विपरीत यानी पुनः वापस, पुनः अपने पथ पर वापस चला जाता है, पुनः अपने पथ पर क्या होता है, वापस चला जाता है, ठीक है। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या देखा, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे, यानी कुछ, यानी लगभग सभी अल्फा कण अपने पन्नी से सीधे चले। कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गए, मतलब बहुत सारे क्या हो गए, विक्षेपित, यानी कुछ बहुत सारे में से कुछ क्या हुए, विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 20,000 कणों में से एक कण जो है वापिस आ गया, यानी बहुत सारे में से लगभग एक कण वापिस आ गया, मतलब 20,000 में से, 20,000 में से एक क्या हुआ है, वापिस आया। 20,000 में से एक क्या हुआ है, वापिस आया। इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने क्या उसका जो है रिजल्ट निकाला, वो देखते हैं। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है, मतलब इनका मानना था कि जो अल्फा कण सीधे अपने रास्ते में डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इनका मानना है कि अधिकतर जो परमाणु होता है वो क्या था, खाली था, क्योंकि अधिकतर कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। दूसरा इनका तथ्य क्या है, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। मतलब जो बहुत कम ऐसे थे जो अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हुए, तो इनका कहना है कि जो है क्या है, परमाणु क्या होते हैं, धन आवेशित जो है भाग बहुत कम है, जिसके कारण से जो है ये विचलित हुए। बहुत कम, बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम, 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब ये माना गया कि इसका जो पूरा आयतन है उसके बहुत कम क्षेत्र पर ही क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, परमाणु का केंद्र नाभिक यानी धनावेशित होता है। ध्यान रखना, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल प्रस्तुत किया, जिस पर इनकी विशेषताएं क्या है, यानी ये मॉडल जो है किन किन क्षेत्रों में विशेषता अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो इनकी विशेषताएं क्या है देखते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। यानी जो कोई परमाणु है, इसका जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। एक परमाणु का समान द्रव्यमान नाभिक में, यानी इस परमाणु का, किसी भी परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो होता है इसके नाभिक पर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा कोष में चक्कर लगाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर यहाँ पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, मतलब ये परमाणु है और इसका जो नाभिक है, ये केंद्रक जो होता है, इसका आकार जो होता है छोटा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब इसकी कमियां क्या देखो, हमेशा 100% हमेशा अच्छाइयां नहीं होती है, कुछ बुराइयां भी होती हैं। उन बुराइयों में से रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बना देते हैं। मतलब ये इनका कहना है कि जो परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वलयाकार जो है, वलय मतलब रिंग के समान है ना, मार्ग में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, डाउन करते रहते हैं, जिसके कारण ये अंततः नाभिक में प्रवेश कर जाते हैं और परमाणु क्या होते हैं, अस्थिर हो जाता है, जिससे वो एटम्स जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। अगला, यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिससे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। मतलब इन्होंने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं बताया, इस कारण से यह नियम भी, यह मॉडल भी 100% जो है श्योर जो है नहीं हुआ। इसे भी क्या किया गया, इसको भी निष्क्रिय कर दिया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करें। अगला दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है नील्स बोर। इन्होंने परमाणु को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु जो है एक नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है, यानी चक्कर लगाता है, और वह ऊर्जा लेकर, एनर्जी लेकर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर विस्थापित होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बोर का परमाणु मॉडल है, इन्होंने क्या बोला, तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण करने के लिए बोर के परमाणु मॉडल से हुआ कि नील्स बोर ने सन 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित मौजूद यानी तथ्य। मतलब जब इन्होंने ये देखा कि जो परमाणु है ना, जो कि रदरफोर्ड ने जिसके बारे में बता चुके हैं, तो उन्होंने एक कमी बताई कि उन्होंने ऊर्जा स्तर के बारे में नहीं बताया। तो उसी कमी को दूर करने के लिए, उसी कमी को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए नील्स बोर ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। तो नील्स बोर का मॉडल जो है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। मतलब इनका नील्स बोर का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ निश्चित जो कक्षाएं हैं, है ना, में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप जब तक लिमिटेशन में रहते हो, ठीक है, तो आपके अंदर बुराइयां नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब आप जो है अनलिमिटेड हो जाते हो, किसी और कई सारे लोगों के साथ जो है अट्रैक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो, तो आपके अंदर कोई भी ना कोई बुराइयां आने लगती है। ऐसे यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं तक क्या करता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, तो उसकी एनर्जी लेवल बनी रहती है। लेकिन जब ये अपनी ऊर्जा स्तर खोकर दूसरे ऊर्जा स्तर में एंटर करता है, तो इसमें क्या आ जाती है, ऊर्जा का विकिरण होने लगता है। ऊर्जा का विकिरण होने का मतलब है इसकी ऊर्जा में कमी आने लगती है। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो क्लास होती है, रिस्पेक्टिव जो क्लास होती है, उसमें घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, यानी हर क्लास में, हर एक ऊर्जा स्तर में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप जब फर्स्ट क्लास में थे तो आपकी ऊर्जा एक लिमिटेड थी, जब आप सेकेंड क्लास में आए तो आपकी ऊर्जा उससे थोड़ी सी ज्यादा आई, सेकेंड क्लास के बाद जब थर्ड क्लास में आए तो आपकी थोड़ी ऊर्जा और बढ़ गई, अब जिस क्लास में आप हो तो आप उसकी ऊर्जा और, जब और आगे की ओर जैसे आप जाते जाएंगे तो आपकी ऊर्जा लेवल जो है बढ़ती जाएगी, ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। ऐसे इनका कहना था, इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब ध्यान रखो, यहाँ पर डायग्राम ये दिखाया गया है। इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो जो सबसे अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये क्या है बेटा, केंद्रक है, केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर जो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। फिर दूसरी जो क्लास है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड एनर्जी लेवल।
फिर तीसरी क्लास है उसको हम बोलते हैं थर्ड एनर्जी लेवल। जो फोर्थ क्लास है उसको बोलते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम जो है 1, सेकेंड को 2, थर्ड को 3 और फोर्थ को 4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इसे के, एल, एम और एन से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, के, एल, एम से दर्शाते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं? सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा है ना एनर्जी लेवल में उपस्थित होते हैं उनकी ऊर्जा निम्नतम होती है तथा बाह्यतम ऊर्जा स्तरों की ओर बढ़ने पर ऊर्जाएं बढ़ती है। मतलब जो पहली क्लास में होता है, फर्स्ट में होता है, के में होता है, तो उसकी एनर्जी ऊर्जा स्तर सबसे कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाता है उसकी ऊर्जा स्तर क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के से एल में जाएगा तो उसकी ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा, सेकेंड एल से एम में जाएगा तो उसकी ऊर्जा स्तर और बढ़ जाएगी, एम से एन में जाता है तो उसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही है कि जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो ऊर्जा स्तर क्या होती है, बढ़ जाती है। इतना समझ में आया। अगला, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में निम्न ऊर्जा की कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पहली ऊर्जा में ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है के से एल में जाता है, के से एल में जाता है यानी यहां से यहां जंप करता है तो ये ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ऊर्जा अवशोषित करेगा। लेकिन जब एल से के में जाता है तो ऊर्जा क्या कर सकता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, निकालता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? वही चीज यहां पर दर्शाया गया। अगला, इसके विभिन्न जो ऊर्जा स्तर है उस पे इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं भरते हैं और साथ में जो है उसका ऊर्जा स्तर क्या होता है वो देखते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसमें जो हर क्लास में एनर्जी लेवल होता है उसके बारे में उन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए जो कुछ इस तरीके से, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n² से दर्शाई जा सकती है। मतलब कोई भी क्लास है, कोई भी कक्षा है, उस कक्षा में ऊर्जा का जो स्तर है, ऊर्जा का जो लेवल है, वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² के द्वारा दर्शाई जाएगी, जहां की संख्या या ऊर्जा स्तर 1, 2, 3 से है। आपको पता है ऊर्जा स्तर को 1, 2, 3 से हम जो है दर्शाते हैं। जैसे पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा मतलब 2 यानी के में यदि आप देखोगे तो वहां पर 1 है तो 1 का जो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इंटू करोगे 2। तो पहली जो कक्षा है के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर एल में जाओगे तो जो है केवल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। के एल एम में जाओगे तो कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और यदि आप एन में जाओगे तो आपको 32 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, दूसरे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला यदि हम देखते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी यदि आप देखोगे तो यहां पर जो है यहां पर के, एल, एम और एन, तो सबसे बाहरी क्या हो गई, एन हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे बाहरी में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है,
8 हो सकती है। मतलब जो है सबसे जो बाहरी कक्षा है उसमें अधिकतम जो है 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है। अगला, किसी परमाणु की दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहली वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाती है। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु में जब भरा जाता है तो सबसे पहले जो है K को भरा जाएगा, उसके बाद L को भरा जाएगा, उसके बाद M को भरा जाएगा। जब ये कक्षाएं भर जाएंगी तब किसको भरा जाएगा? N को भरा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो 1 होता है तो इसमें केवल आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो K है, K में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हीलियम। तो हीलियम आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ये जो है क्लास हो गई, इसका न्यूक्लियस हो गई। न्यूक्लियस में आप देखोगे के में यदि आप फॉर्मूला को लगाओगे 2 तो n का क्या है? 2 है ना। तो पहला क्या है? 1 है। तो पहली कक्षा में यदि आप देखोगे 2 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखोगे 2। तो यहाँ पर हीलियम कितने हैं? 2। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, मतलब हीलियम में K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगला क्या है? लिथियम। लिथियम यदि आप देखोगे तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। तो इसमें देखोगे तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली कक्षा में K है, तो K में कितने आएंगे? 2। फिर उसके बाद L, तो अब यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 3 ही है, तो 2 तो पहर चुके हैं, तो अब बचा कितना? 1। तो 1 अगली कक्षा में आ जाएगा तो 1। ठीक है, तो लिथियम में क्या हो जाता है? इस तरीके से। फिर इस तरह से बेरिलियम में है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर यदि आप देखोगे 4 होता है, तो दूसरी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला इसी तरह से बोरॉन में इसी तरह से देखोगे तो बोरॉन में सबसे पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो है बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अगला क्या है? कार्बन 6। कार्बन में यदि देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद न्यूक्लियस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है आप देखोगे तो 2, तो बचे कितने? 4। 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है? भरा जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियोन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जो है इस तरीके से जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों को जो है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे से तीसरे में, तो पहले ऊर्जा स्तर में 2, दूसरे में जो होता है ना, तो कितने? 8, है ना, फिर 16 के बाद 32। इस तरीके से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि आउटर मोस्ट क्लास में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? भरे जा सकते हैं। इन्हें समझ में आया कि नहीं है? तो आपने ये देखा कि जो परमाणु है वो उनकी संरचना किस तरीके से होती है और कैसे पता लगाया जाता है। तो बच्चों, परमाणु की संरचना के बारे में हमें ज्ञात होने के बाद हम परमाणुओं के जीवन यानी परमाणुओं के आगे के बारे में, परमाणुओं की संरचना के नॉलेज के बारे में हम अध्ययन कर पाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे बेहतर बनाने के लिए और अपने आगे पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा प्रदान करें।